हमारे पूर्वज कहते थे शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार ही रखना चाहिए। दुष्टतापूर्ण व्यवहार क्यों रखना चाहिए, ये वीडियो के आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन बीते कुछ दिनों में आपकी मोबाइल स्क्रीन से आपके आसपास की चर्चा आपको ये बता रही होगी कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है। एकाएक 20 दिन के अंदर 25% से जो टैरिफ है वो बढ़कर 50% हो चुके हैं। भारत के ऊपर जुर्माना यानी एक तरीके से एक पेनल्टी सी लगाई गई है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले जानेंगे ये टैरिफ नाम की चिड़िया क्या है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि भारत को इससे सिर्फ नुकसान ही होगा या इससे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सिल्वर लाइनिंग भी है। कहीं कुछ एक, आप जैसे जैसे कहते हैं ना, आपदा में एक अवसर का मौका है, क्या वो कहीं है? और इन सारी चीजों के बाद ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कहते हैं ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं अमेरिका के पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है। और इसके साथ साथ एक और चीज, कि क्या ये निजी है, ये पर्सनल है, क्योंकि रशिया से तेल तो हमसे ज्यादा चीन खरीदता है, जो गैसेस है वो यूरोप खरीदता है, लेकिन उसके बावजूद भी खुन्नक सिर्फ हमसे है। इस पर्सनल होने की वजह क्या है? क्या इसके पीछे का कोई इतिहास है? इसके पीछे इतिहास जरूर छुपा है। उस इतिहास को खंगालते हुए आज पर आएंगे, और उसके बाद जरा ये जानेंगे कि भारत में इसका नुकसान कितना ज्यादा होने वाला है। नौकरियां कहां कहां जाएंगी और कितनी जा सकती हैं? जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या है? जाहिर सी बात है, जो विदेशों से आने वाला पैसा है उसका भी नुकसान होगा, जिसका अर्थव्यवस्था पर ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और फिर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी थोड़ा सा नीचे लाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या सिर्फ इसमें नुकसान ही है या कुछ नफा भी है? इसके बारे में इस पूरे के पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं रोहित जुगलान, और ये हमारा नया पेज है जिसमें हम इस तरह के विषयों पर चर्चा अब लगातार करते रहेंगे। तो अगर आप जुड़ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जैसा मैंने कहा कि ये जो पर्सनल हुई ये चीजें, इसके पीछे एक इतिहास जरूर जुड़ा है। हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ बहुत जल्दी 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 घटा है। और इसमें जो सबसे पहली चीज है वो एक जर्मन अखबार का दावा है। पीएम मोदी डिड नॉट टेक ट्रम्प्स कॉल 4 times, स्टॉप यूएस डेलीगेशन फ्रॉम कमिंग टू दिल्ली। इस बारे में बात हर जगह पर अब आम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन 4 बार नहीं उठाया, यानी वॉशिंगटन से दिल्ली कॉल की गई और चार चार मिस कॉल्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन पर थी, लेकिन वो फोन नहीं उठाया गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फोन उठाने से मना कर दिया। आप कहेंगे ये कैसी बात है, लेकिन ये बात क्यों हुई, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बात पर विश्वास करना। इसके अलावा इस अखबार के लेख में एक बात और लिखी गई है, स्टॉप यूएस डेलीगेशन फ्रॉम कमिंग टू दिल्ली। ये 4 बार की घंटियां भी इसलिए बजाई गई और यूएस डेलीगेशन को आने से भी इसलिए रोका गया क्योंकि बात इसी टैरिफ को लेकर के थी। दरअसल ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो टैरिफ इस तरीके से एकाएक स्पाइक अप करते हैं, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और उसके बाद उन्हें ये लगता है कि अब सामने वाला घबराएगा, अब सामने वाला जो है ना वो पैनिक करेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो स्थिति उन्हें हमेशा से लगती थी कि उनके पक्ष में चली जाएगी, लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन टैरिफ, ये जो बढ़े, इसके बाद वो घबराए नहीं। इसके बाद ना तो उन्होंने फोन का जवाब दिया, और लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को क्या कहा कि हम किसी के भी आगे झुकेंगे नहीं। ये और किसी के लिए नहीं कहा गया था, ये पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये चाइना के लिए नहीं था, ये सीधा सीधा अमेरिका को भारत के प्रधानमंत्री की दो टूक थी। अब कहानी बड़ी दिलचस्प है, यहां से ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का एक और कारण है। चलो थोड़ा उस कारण की तरफ चलते हैं। इस आर्टिकल को पढ़िए, रॉयटर्स की तरफ से, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया वर बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन फ्यूल ऑयल इन जुलाई, डेटा शोज। यानी पिछले महीने भारत और सऊदी अरेबिया ने सबसे ज्यादा रशिया से ये तेल का जो खरीदना है वो सबसे ज्यादा इन दो देशों ने किया, भारत का नाम भी उसमें है। अमेरिका दरअसल पिछले कुछ समय से ये बार बार कह रहा है, आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति की एक मुलाकात
वो सीधे सीधे जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, 3 घंटे तक अलास्का में बातचीत चली। वो बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त पर भी कहा था कि अगर बातें हमारी तरफ से जो हुई हैं, हमारी तरफ से जो बातें कही गई है, नहीं मानी जाती है तो कहानी खेल पलट सकता है। कुछ नहीं हुआ। एक और कोरी धमकी। अब ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि भारत ने रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है, और भारत की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है इसमें, जहां सबसे सस्ता तेल मिलेगा वहां जाएंगे। रशिया इस वक्त पर सबसे सस्ता तेल दे रहा है, हम रशिया के पास जाएंगे। अमेरिका को यह लगता है कि भारत रशिया को तेल खरीद कर जो पैसे दे रहा है, उसी को दरअसल रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में कंटिन्यू कर, उसी वजह से रशिया यूक्रेन के साथ वॉर कंटिन्यू कर पा रहा है। जबकि यूएस खुद रशिया के साथ ट्रेड करता है। चाइना भारत से भी आगे है। अगर आप ओवरऑल तस्वीर देखेंगे तेल खरीदने के मामले में, यूरोप वहां से गैस लेता है। ना तो यूरोप पर कोई इस तरह के टैरिफ्स की बढ़ोतरी हुई है, ना चाइना के ऊपर किसी तरह की कोई टैरिफ की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ पर्सनल खुन्नस है भारत की तरफ। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि यार अभी भी वो कोई पुख्ता कारण नहीं मिला है, वो सॉलिड रीजन नहीं मिला है। इस सॉलिड रीजन को जो है आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। उससे पहले एक चीज, ये हर जगह पर आपको याद होगा जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ये मैंने कराया है। भारत ने सीधे तौर पर कह दिया, सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आता है, यूएस हैड नो रोल इन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। ये अलग अलग जगह पर बात जब सार्वजनिक हो गई, डोनाल्ड ट्रंप को इससे भी बड़ी खुन्नस आई कि यार ये कैसे कह दिया, मेरे अगेंस्ट कैसे बात कर दिया। आसिम मुनीर को पाकिस्तान से बुला लिया वहां पर, आओ तुम्हें खाना खिलाते हैं, आओ तुम्हें अच्छा भोजन करवाते हैं, काफी दिन हो गए होंगे तुमने कुछ अच्छा नहीं खाया, आओ तुम्हें यहाँ पर एक बड़ी अच्छी दावत देते हैं। आसिम मुनीर गया और पगला गया, वहां जाकर वॉशिंगटन में जाकर पगला गया। जो कहना है, जहां पर हामी भरनी है, हाँ जी, सब कुछ इन्होंने ही किया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे का जो जो आगे का पैसा है वो कहाँ से आना है, वो यहीं से आना है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो उनको लगा कि यस दिस इज राइट, जैसे कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी, कि भाई हाँ सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी जी, तो वो वाली चीजें हुई। लेकिन इंडिया मुकर गया। इंडिया ने कहा नहीं जी, किसी ने मध्यस्थता नहीं की है, ये हम दो देशों के बीच का मामला है, और हम ही इसको जो है वो अपने एंड से खत्म कर गए थे। सीज फायर हमने किया, आपने नहीं किया, उनके कहने पर हमने किया। कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया, कोई व्लादिमीर पुतिन नहीं आया, कोई किम जोंग उन नहीं आया, कोई नहीं आया। अब ये जब बात हुई तो ट्रंप की सबसे पहला ट्रंप जो है खफा हुआ, वो इस बयान से हुआ। अच्छा, यहां तक भी चीजें होती तो ठीक था, ट्रंप और ज्यादा खफा किस बात से हुआ? इस बात से हुआ, डाउन 5 पाक जेट्स यूजिंग S-400, और ये नीचे जब आप देखेंगे तो F-16 का जिक्र है। F-16 जो विमान है वो अमेरिका के हैं, S-400 रशिया के हैं। और रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तारीफ कर दी अपने एपी सिंह साहब ने, यानी जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने जो तारीफ कर दी वो सीधे कर दी अमनप्रीत सिंह सर ने, कि भाई S-400 जो रशियन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने F-16 को गिरा दिया। F-16 यूएस के हैं। सीधा सीधा दुनिया को यह बता दिया गया कि रशियन डिफेंस के आगे हमारे की डिफेंस की नहीं चलेगी। यहां तो भाई ट्रंप को ऐसा लगा कि भाई ये तो मिर्ची लगा दिए, ये सारे घावों पर मिर्ची लगा दिए, ना तो मुझे क्रेडिट लेने दे रहे हैं मेरे डिफेंस सिस्टम को। और अमेरिका जो सबसे ज्यादा अपने आप को दिखाता है ना कि भाई मैं हूं सब कुछ, उसकी एक बड़ी वजह उनकी डिफेंस सेक्टर भी, उनका उसकी एक बड़ी वजह उनका एक डिफेंस सेक्टर भी है। डिफेंस सेक्टर में वो जिस तरीके से चीजों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, दुनिया के लिए एक बाजार बना हुआ है अमेरिका। अगर आप डिफेंस सिस्टम को उनके देखें, इंडिया ने उसकी धज्जियां उड़ा दी, किसके थ्रू? अपने इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वहां पर थे, एसीएम एपी सिंह साहब। और उन्होंने जब ये बात कही तो दुनिया के बाजार में ये साफ हो गया भाई कि भाई ये तो चीजें। और पहले भी F-16 MiG-21 आपको याद होगा, अभिनंदन, उस समय पर भी बड़ी थ्योरीज चली थी कि भाई मिग ने, जो कि अब ऑब्वियसली रिटायर हो गया है, अभी 2 दिन पहले की खबर है कि तेजस जो है, जो तेजस एयरक्राफ्ट है, जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हैं, वो MiG-21 जिसे जिसे कहते थे, जो जैसे एक एक फ्लाइंग, जिसे आप कहते थे कि ये एक ऐसा कॉकपिट है जिसके अंदर मतलब आपकी सुरक्षा नहीं है, आपको
आपके एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को जो है वो बहुत सुरक्षा नहीं मुहैया कराया जा सकता है। तो वो उसे फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता था उन्हें, मैं नाम कंफ्यूज हो रहा था नाम में, उन्हें कहा जाता था फ्लाइंग कॉफिन्स MiG-21। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो उस समय भी बड़ा इशू बना था कि भाई F-16 को कैसे गिरा दिया मिग 21 ने। तो वहां पर भी, लेकिन और इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका कहां से चिढ़ता चला आ रहा है, ये 2018 की खबर पड़ी है, हाउ कैन यूएस इंडिया रिलेशंस सर्वाइव द S-400 डील, ये 2018 में हुई थी। इस समय पर भी अमेरिका ने इंडिया को बहुत बार कहा था भाई मत करो, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लो, हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, आप रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ मत जाइए। लेकिन इंडिया ने उस वक्त पर सूझबूझ के साथ, अगर आप देखेंगे तो ये फैसला लिया, और इस फैसले को लेते हुए हम श्योर थे कि हाँ हमें यही चाहिए, हमें S-400 ही चाहिए। और आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे S-400 ने की रोल अदा किया। इसके साथ साथ जो इंडिजीनियस हमारे जो अपने भारत, मेक इन इंडिया, इंडिया की तरफ से जो हमने सारी चीजें जो बनाई थी अपनी, डिफरेंट पिस्टल्स थी हमारे पास, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने भी बड़ा कमाल किया। तो हर चीज के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज के लिए आप S-400 नहीं चला सकते। मिसाइल्स, आप वो जो ड्रोन्स आ रहे थे ना, कामाकाजी ड्रोन्स, उनके लिए आप नहीं चलाओगे, S-400 नहीं चलाओगे उनके लिए। F-16 जो मिसाइल्स आ रही थी, जो JF-17 आ रहे थे चाइना के, उनके लिए आप चलाओगे S-400, क्योंकि एक मिसाइल कम से कम आपकी करोड़ों की लागत लगती है, एक की कॉस्ट, तो वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो ये इसकी एक मैंने आपको छोटी सी हिस्ट्री दी, जो हिस्ट्री आपको ये बता रही थी कि भाई ट्रंप जी क्यों किल से पड़े हैं, क्यों इनको दिक्कत क्या हो रही है, वो आपको कहीं ना कहीं यहां से समझ में आता है। अब समझते हैं कि ये जो ये जो 50% का इंक्रीमेंट है, अगर आप टैरिफ देखेंगे, टैरिफ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैरिफ क्या है। जैसे सपोज ये पेन है, ये पेन मैंने इंडिया में बनाया और इंडिया से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका। इंडिया में ये 100 रुपए का निकला था, वहां जाके 50% का ये टैरिफ लगा, ये हो गया। जैसे ये यूएस की बॉर्डर को क्रॉस करेगा या वहां के पोर्ट में लैंड करेगा, इसकी कीमत हो गई 150 रुपए, 150। अब ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए आए, ये वहां के जो बिजनेस होल्डर्स होंगे जो इसको बेचेंगे वहां पर, वो पे करेंगे। यानी अल्टीमेटली इसकी कीमत जो है वो 150 रुपए हो चुकी है, 50 रुपए बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। और अब इस टैरिफ को पे करना है वहां के लोकल्स को, और प्रॉफिट निकालना है वहां के बिजनेस होल्डर्स को। तो बिजनेस होल्डर्स 150 की लागत के, वो तो अपना एमआरपी जो बताएंगे वो 150 के ऊपर का ही बताएंगे। तो अब क्योंकि ये चीज जो 100 रुपए की मिलती थी 150 की हो गई है, डिमांड कम होगी क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो डिमांड कम होगी तो जो सप्लाई आ रही है इंडिया से वो भी नीचे ही जाएगी, और जब सप्लाई नीचे जाएगी तो फिर इंडिया पर इंपैक्ट पड़ेगा। किन किन चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, मैंने इसको लेकर के नोट्स बनाए हुए हैं, और उसमें जो सबसे 3-4 इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आपको एक चीज जो है वो कल पुर्जे जिन्हें हम कहते हैं ना, जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं, उनमें एक सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है इंडिया को, क्योंकि यूएस यहां से मंगाता है, इंडिया से जाती हैं चीजें, बट अब उस पर एक बड़ा गहरा इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी एक सिल्वर लाइनिंग भी है, डाइवर्सिफिकेशन एक ऑप्शन है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को देखते हो तो आपको लगता है यार ये चीज थोड़ा सा बेहतर हो सकती थी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हिट होगा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, यानी कपड़े बनाना, कपड़े भेजना वहां पर, इसको हिट किया जाएगा। इसके अलावा जो सी फूड है, जो आपके कोस्टल एरियाज की तरफ से जाता है, वहां पर एक तगड़ा इम्पैक्ट है, और ज्वेलरी में सबसे तगड़ा इम्पैक्ट वहां पर भी है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, अभी जो फोन्स का है कि भाई इंडिया से जो फोन्स जाते हैं उन पर किसी तरह का कोई इस तरह का टैरिफ नहीं लगाया गया है, सर्विसेज में कोई इस तरह का जो है वो टैरिफ अभी लगने की बात उस तरीके से नहीं हो रही है। बट यस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीजें, फार्मास्यूटिकल्स जो बहुत बेसिक है, तो अमेरिका ने भी सोच के देखो, ट्रंप का दिमाग देखो, उसने ये सोच कर किया है कि भाई फार्मास्यूटिकल्स बेसिक नीड है, इस पर चीजें बढ़ गई, इस पर चीजें जो है वो एकदम से बढ़ जाएंगी, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती हैं चीजें। बट उसने गड़बड़ाई तो है चीजें, कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं। अब आप बोलेंगे यार इनसे नौकरी का नुकसान है, सारी चीजों का नुकसान है, यहां तक कि हमारा ट्रेड सरप्लस भी जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 6,75,000 करोड़ जो इंडिया बेचता है अमेरिका को, कुल लागत 6,75,000 करोड़। अमेरिका जो इंडिया को बेचता है 3,54,000 करोड़, यानी हम अब तक ट्रेड सरप्लस सरप्लस पे थे।
अगले साल जब आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसके बाद ये जो 50% का टैरिफ है इससे नीचे गिरेगा ये आंकड़ा। ये हो सकता है बहुत पास आ जाए और हो सकता है ये ट्रेड सरप्लस पे हम ना रहे, क्या पता ट्रेड डेफिसिट पे आ जाए, वो आगे की बात है। लेकिन इस वक्त पर हमारे सामने चुनौती दो ही है, मुनाफा कम होगा तो नौकरियां जाएंगी। अब नौकरियों को जाने से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप डाइवर्सिफाई करके चीजों को अलग अलग मुल्क ढूंढ के कि जहां पर, क्योंकि देखो इंडिया के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना पड़ेगा कि हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, हम अपने निर्यात को लेकर के अमेरिका पर निर्भर नहीं है। हमारा अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन अगर आप देखें, यूके और यूएई, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 45% हम इन तीनों जगह बांटते हैं। यूरोप हो गया, यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है यूके, इसलिए यूके का नाम अलग ले रहा हूं, एंड देन यूएई। तो 45% यही तीन जगह है। तो कहीं ना कहीं हमें यहीं पर ढूंढना है इन सारे के सारे डाइवर्सिफिकेशंस को, इन्हीं जगह पे लगाना है। फिर आसियान कंट्रीज में जो दो बड़े कंट्रीज है, सिंगापुर और मलेशिया, वहां पर भी हम चीजों को देख सकते हैं। एक चीज जो मैं आज लगातार सुन रहा था कि कैसे हम RCEP का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आसियान देश है, जहां पर चाइना है, जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और इन सारी जगहों को जोड़कर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फिर ईस्ट एशिया को भी हम अपने साथ मिलाकर या उनके साथ मिलकर, टू बी वेरी प्रिसाइज, उनके साथ मिलकर हम यहाँ पर एक अलग तरह से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। जो अमेरिका से नुकसान हो रहा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा, ये कहना तो मूर्खता होगी कि हम उसको पूरी तरीके से बाईपास कर जाएंगे, बट उसको कुछ हद तक कम जरूर कर पाएंगे। एक चीज इस पे और है, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो है चाइना के हम कितना क्लोज जा सकते हैं। क्योंकि चाइना के आप जितना क्लोज जाओगे अमेरिका और ज्यादा खुन्नस खाएगा, क्योंकि अमेरिका इस समय पे इन दो जो इकोनॉमी, ये जो दो इकोनॉमीज है टॉप 5 के अंदर जो हैं, उनसे इस तरीके से नहीं भिड़ सकता है कि भाई आपसे भी पंगा ले लूंगा और आपसे भी पंगा ले लूंगा। एक वक्त पे आप कभी भी देखिएगा अमेरिका इन दोनों से साथ में पंगा नहीं लेगा। हम चाइना के या चाइना हमारे करीब जितना आ सकेगा ये उतना बेहतर होगा अमेरिका को एक करारा जवाब देने के लिए। बट चाइना से हाथ मिलाना भी कभी फायदे का सौदा तो नहीं रहा है, ये आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक चीज और चाइना कर सकता है कि हमें UNSC का 6th परमानेंट मेंबर बना दे, बट अगेन ये ख्याली, ये बातें बोलते हुए भी मुझे हंसी छूट रही है मेरी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर वो हमें 6th परमानेंट मेंबर बना देता है, इसके फायदे अनेक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उस रास्ते क्यों जाना, हमारे गांव में कहते थे उस गांव का पता क्यों पूछना जिस रास्ते नहीं जाना, ऐसा ही कुछ कहते थे। तो उस तरफ से अगर आप चीजों को देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का अब ये जो आने वाला साल है, इसमें जो है बहुत की फैक्टर होगा, इंडिया इसको लीड करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज का जो नुकसान है वो है क्वाड का नुकसान। जो क्वाड हमने चाइना और चाइना के चाइना को खत्म करने के लिए, कि भाई वो समंदर में जिस तरीके से अपना दबदबा चलाता है उसको खत्म करने के लिए हमने ये मालाबार जो हम एक्सरसाइजेस करते थे, उन सारी चीजों को लेकर के हमने जो क्वाड का हिस्सा बने थे, हम हो गए, जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने वाला है। सो इंडिया डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, इंडिया अपने लोगों को आर्थिक सहायता, जैसे कॉटन बाहर से आता है, हम कपास बाहर से मंगाते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उसके आने पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 50% का टैरिफ अमेरिकन जो बिजनेस होल्डर्स हैं उनको अमेरिकन गवर्नमेंट को देना है, वैसे ही हमारे यहाँ भी जब कॉटन आता है तो कॉटन वालों को वो पैसा हमारी सरकार को देना पड़ता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए। 11% के करीब वो कुछ है। तो इस तरह के भी काम, सब्सिडीज का काम, इस तरीके की चीजें की जा सकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया को अपने फायदे हैं, इंडिया के अपने नुकसान है इस पूरे के पूरे मामले में। बट अमेरिका क्या कर रहा है आप ये देखिए। मैं एक आंकड़ा देख रहा था जिसने मुझे मतलब ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को सहन कैसे कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वहां पर चीजों के दाम बढ़े हैं, इस तरीके से एक्सपोर्ट में, जो 7 महीने पहले चीज सिर्फ 2.5% के दर पर आती थी, वो अब 18%, 18.6% के दर पर आ चुकी है। यानी आप ये मानकर चलिए कि कोई चीज अगर मैं 7 महीने पहले US में 102 रुपए की खरीद रहा था, वो 7 महीने के अंदर मैं 118 रुपए की खरीद रहा हूँ, या $118, वहां के हिसाब से आप $118 समझ लीजिए सर, उस तरीके से खरीद रहा हूँ।
तो ये जो लगातार राइज है, और अमेरिका इस समय पे 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अमेरिका का 1/3 हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरीके से थम चुका है, रुक चुका है, जहां पर मंदी की मार है। 1/3 हिस्सा ऐसा है जहां पर आप देखोगे कि ना वो ग्रो ही कर रहा है, ना वो नुकसान में ही जा रहा है, बीच में कहीं पर है। एंड देन जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वहां पर ऐसा है कि ठीक है, वो ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में, और इसके अलावा जो थोक मंदी हम कहते हैं कि भाई अगर आप होल सेल में देखोगे चीजों को, जहां जहां पर भी देखा जा रहा है, उन सारी चीजों पर आपको अमेरिका में एक अलग तरह का चैलेंजिंग टाइम इस समय पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कह रहे हैं कि वो टैरिफ्स के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इस टैरिफ्स के थ्रू पैसे कमाने में नुकसान किसका हो रहा है? 100 रुपए से अगर 150 रुपए की चीज हो रही है, तो वही बिजनेसेस को वो पैसा अपनी जेब से देकर सरकार को देना पड़ रहा है, और फिर वो निकाल कहां से रहे? वहीं की जनता की जेब से। वो 50 रुपए कौन भर रहा है? वो जनता ही तो भर रही है। तो दिक्कत ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अगर वो अपने आप को विजेता मान रहे हैं तो ये उनकी मूर्खता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें जो टेक्निकल हैं। आई होप कि मैं आप तक कुछ बातें रख पाया होऊंगा। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, पहले कुछ वीडियोस बनाए थे, उसके बाद कुछ गैप हुआ और अब फिर से आए हैं, और इस बार ऐसे आए हैं कि रुकना नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पसंद आया है, समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।